नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने मुगल काल का जितने भी शासक थे उन सभी का कार्यकाल और उनका शासन प्रणाली देखा था। तो इसमें हम लोग अब आगे देखेंगे जितने भी मुगल काल के प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के साथ साथ स्थापत्य कला का भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। अकबर के शासन में 4 मंत्री पद थे। 4 मंत्री पद कौन था? एक वजीर, दीवान, मीर बख्शी एवं सद्र हुआ करते थे। मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त था इन लोगों को। एक दीवान जो है, जैसे आपका दीवान है तो अकबर के वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इस पद की स्थापना की गई थी। जो वजीर था, वजीर के बाद आपका दीवान इस्टेब्लिश किया गया था। यह वित्त और राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके सहायता के लिए आपका अधिकारी नियुक्त किए गए थे दीवान की जो सहायता करते थे। उसमें आपका एक है दीवाने खालिसा। दीवाने खालिसा जो है वो शाही भूमि के देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। दीवाने तन आपका वेतन और जागीरों की देखभाल करने वाला होता था। और मुस्तौफी जो है वो आय व्यय की निरीक्षक था। अगला देखते हैं मीर बख्शी जो है। मीर बख्शी पद का क्या काम था? तो यह सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था आपका मीर बख्शी जो था। इसका कार्य था सैनिकों की भर्ती, रसद प्रबंधन, सैनिकों के लिए हथियार, हाथी, घोड़े आदि अर्थात युद्ध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो सब आपका सुरक्षा और मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का दिया गया था अधिकार मीर बख्शी को। अगला जो है शूद्र ए कुल या सुदूर भी कहा जाता है। यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाह लेता था और इसे शेख उल इस्लाम भी कहा गया है। शेख उल इस्लाम अर्थात सदर ए कुल इसी का उपनाम है। आगे देखेंगे तो आपका मीर बख्शी द्वारा देखिए यहाँ मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के एक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने का वेतन मिलता था। ठीक है, तो याद रखने वाला क्वेश्चन है हम लोगों को कि किस चीज़ पे साइन करता था मीर बख्शी। तो सभी आपका सिपाहियों का वेतन निकलता था, तो वो सरखत था। सरखत जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। सद्र सुदूर जो है सम्राट को धार्मिक विषयों का परामर्श देता था। ऊपर हम लोगों ने देखा ये जो है धार्मिक आपका परामर्श, राय विचार देता था सद्र सुदूर। लगान मुक्त भूमि को मददे मास का निरीक्षण जो है वो सद्र करता था। अर्थात एक क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका मुगल कालीन प्रशासन में लगान से मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए मास। क्वेश्चन आया हुआ है, किसी एग्जाम में है आया हुआ। आगे देखिए आपका प्रांतीय शासन अब कैसे कैसे बटा हुआ था आपका। तो मुगल काल जो है सबसे पहले आपका सूबा में बटा हुआ था। अर्थात बड़ा इकाई हो जाएगा आपका सूबा, जिसका सर्वोच्च अधिकारी सिपह सलाहकार या सूबेदार होता था। अब देखिए इसके बाद आता था सूबे के बाद आता था सरकार। सरकार मतलब आपका जिला हो गया। जिला जो है वो सर्वोच्च अधिकारी इसका फौजदार सरकार। परगनों में विभाजित था। यहाँ पर परगना आपका हो गया। परगना आपका जिला भी बोला जाता है, कहीं 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 प्रखंड भी देखने को, लेकिन यहाँ परगना का मतलब महल से दिया, परगना या महल। ठीक है, तो सर्वोच्च अधिकारी जो इसका सिकदार परगना था वो गाँवों से मिलकर बनता था। अर्थात गाँव से मिलकर प्रखंड और जिला कहीं कहीं देखने को। तो ये परगना उस समय क्या था ये समझने की चीज़ है। मुगल काल में परगना उसको बोला जाता था जो आपका गाँव से मिलकर बना होता था। इसका अधिकारी जो है वो सिकदार परगना होता था। सर्वोच्च अधिकारी सिकदार परगना। गांव में देखेंगे तो सर्वोच्च अधिकारी मुकद्दम, चौधरी या खूत हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं आपका प्रधान विभाग कौन कौन सा आपका कह रहा है। तो इसमें देखेंगे कौन से प्रभाग को क्या मिला हुआ था। तो यहाँ देखिए ये जो है आपका आय और व्यय विभाग आपका दीवान था। मीर बख्शी आपका सेना और वेतन विभाग का था। खानसामा जो है वो शाही परिवार के आपका प्रबंधक था। काजी जो होता था वो आपका न्याय विभाग का प्रबंधक था। मुहतसिब जो था वो प्रजा के चरित्र और धर्म का निरीक्षण करता था। मुहतसिब और मुशरिफ जो है ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। मुशरिफ और मुहतसिब ये हमेशा याद रखेंगे। तो जो मुशरिफ होता था वो आपका राज सचिव होता था। ठीक है, फिर आपका नाजिरते बयूतात जो है वो शाही कारखाने का ये कारखाना का अधीक्षक होता था, नाजिरे बयूतात। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ मिलेगा आपका मीर आतिश। मीर आतिश जो है ये तोपखाना के निरीक्षक हुआ करते थे। फिर देखिए आपका दरोगा ये डाक चौकी अर्थात ये डाक अधीक्षक होता था। ठीक है, फिर देखिए आपका मीर बर्रर जो है ये वन अधीक्षक होता था।
मीर तोजक, ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। मीर तोजक जो है वो उत्सव आदि का प्रबंधक होता था। मीर मुंशी जो है वो आपका शाही पत्रों का लिखने वाला होता था। ठीक है। मीर सामा सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान होता था, अर्थात घरेलू विभाग का प्रधान किसे बोला गया है आपका? मीर सामा को। मुगल सेना 4 भागों में बटी हुई थी। आपका कौन कौन सा था? पैदल, तब घोड़ा वाला, तब आपका तोपखाना, और एक था हस्तिनी सेना। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को क्या बोला जाता था भाई? वजीर कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अकबर के समय में वजीर किसको बोला जाता था? वित्त मंत्री को। और प्रधानमंत्री आपका वकील होते थे। सूबेदार की प्रति 2-3 वर्ष में स्थानांतरण कर दिया जाता था। सूबेदार का स्थानांतरण होती रहती थी। टकसाल का अधिकारी जो है वो दरोगा कहलाता था। याद रखिएगा, टकसाल का अधिकारी दरोगा। हस्ती सेना हेतु पिलवान नामक अलग विभाग गठित किया गया था। मनसबदार प्रथा मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था की आधार थी। इस प्रथा को सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, किसने मुगल काल में प्रारंभ किया था? अकबर द्वारा। आगे देखिए, कह रहा है कि अरबी भाषा में मनसब का अर्थ होता है पद। अब मनसब शब्द जो है वो मनसबदार की प्रतिष्ठा का सूचक था। अधिकार की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका, तो याद रखिएगा, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है मंगोल नेता चंगेज खां, ये पूछा था आपका मनसबदारी व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी, तो याद रखना है दशमलव प्रणाली। अब दशमलव प्रणाली किसकी है? तो चंगेज खां की थी। आगे देखिए आपका कि 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाला मनसबदार कहलाता था। 500 से जो 2500 तक मनसब प्राप्त होता था वो अमीर कहलाता था। और 2500 से ऊपर अगर मनसब प्राप्त करता था तो उसको अमीरों के मतलब आजम, अमीर ए आजम बोला जाता था। अब एक आपका सिंह आसपा और 2 आसपा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो ये किसने चालू किया था? जहांगीर ने। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किसने चालू किया, तो जहांगीर ने चालू किया था आपका 2 आसपा और सिंह आसपा। इस व्यवस्था की महावता खां का सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त की गई थी। अर्थात 2 आसपा और सिंह आसपा में सबसे पहले नियुक्ति किसकी हुई? तो महावत खां की। 1573 में अकबर द्वारा गठित जल सेना का अधिकारी मीर ए वद्र कहलाता था। अर्थात जो जल सेना का गठन कब हुआ था? तो अकबर का आपका इस समय, इसके शासनकाल में मीर ए वद्र कहा जाता था। अब देखिए, परगना का जो हम लोग बात किए थे, परगना जो आपका गांव से मिलकर बना, तो उसमें आपका देखिए शासक जो होते थे वो कौन कौन होते थे, क्या क्या था, वो देखते हैं। आपका जो सिकदार होता था, सिकदार आपका परगने में शांति, सुव्यवस्था एवं स्थापना के अतिरिक्त काश्तकारों द्वारा खजाने में जमा करने के लिए पाए गए मालगुजारी के रुपयों को भी संभालता था। परगने का वित्त अधिकारी होता था, उसको अमील बोला जाता था। फिर आपका यह परगने की खजांची होता था, मतलब ये वित्त अधिकारी हुआ आमिल, लेकिन फौजदार जो होता था वो खजांची का मालिक होता था। अब देखिए, कानूनगो जो है यह पटवारियों का प्रधान होता था। कारकुन जो है ये उत्पादन योग्य भूमि, पैदावार, मालगुजारी, वसूली, बकाया आदि बातों का लेखा कर रखते थे। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया, और फिर लागू इसको किया कौन? औरंगजेब ने, मुगल शासनकाल में ही। कब? 1679 में। अब मोहम्मद शाह जो है 1700 फिर से आपको चालू होता है, तो फिर आपको ये आगे चल के आपका ख़त्म करता है कौन? मोहम्मद शाह ये 1720 में जजिया कर को फिर से समाप्त कर देता है 1720 में। आगे देखेंगे तो मुगल शासकों में से केवल अकबर ही निरक्षर था, जबकि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये सब शिक्षित शासक थे। तो क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मुगल शासक था वो अनपढ़ था या निरक्षर था? तो अकबर था। अब देखिए आते हैं मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था क्या थी। तो अकबर जो है 1560 ईस्वी में भू राजस्व की नई प्रणाली, जो आपका टोडरमल की जब्ती प्रणाली, करोड़ी व्यवस्था, दसाला प्रणाली, बटाई और नस्क, ये जो है आपका चलाई गई थी। तो ये आपका भू राजस्व से संबंधित है। बटाई और दसाला प्रणाली, क्वेश्चन आया हुआ किससे संबंधित है? भू राजस्व से। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति वो था राई का उपयोग। इसका भी उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई।
इसके अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। इसी के नाम पे, करोड़ के नाम पे इसका नाम पड़ा करोड़ी। याद रख सकते हैं कि करोड़ मतलब 1 करोड़ उसको दाम वसूल के, अर्थात 1 करोड़ टैक्स वसूल के आपको देना है। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नई प्रणाली जब्ती प्रारंभ की थी। तो टोडरमल जो है खालसा भूमि पर लगाया गया भू राजस्व क्या था आपका, जब्ती। अब देखिए इसमें कर निर्धारण 2 श्रेणी का था, एक तखसीस था और दूसरा तहसील था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जो है नस्क प्रणाली को अपनाया था और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। जितना उपज होगा उसका आधा लिया जाएगा, वो कहा है आपका नस्क प्रणाली। 1580 ईस्वी में अकबर ने वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमत, उत्पादकता आदि के आधार पर दहसाला प्रणाली जो आपका किसका दिया हुआ है, टोडरमल का, हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर। आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है आपका। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो जिन्स ए आला, जो नकदी फसल होती थी उसको क्या बोला गया है, जिन्स ए आला बोला गया है। खालसा भूमि होता था जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होता था। जागीर भूमि होता था जो आपका तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि बोली जाती थी। और सुयरगल मदद ए मास, ये होता था अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि जिस पर टैक्स नहीं लगता था। इस प्रकार की भूमि जो है वो मिल्क कहलाती थी। अब देखिए उत्पादकता के आधार पर भूमि का भी वर्गीकरण किया गया था। इसमें आपका है 4 प्रकार की भूमि है, पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि। पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि, ये 4 भूमियाँ हैं। सबसे अधिक उपजाऊ और प्रतिवर्ष खेती होने वाली भूमि को पोलज बोला जाता था, ठीक है। परती जो होता था पोलज से कम उपजाऊ वाला होता था। और जो चाचर होता था यह कर है एक फसल 3-4 वर्षों के लिए खाली भूमि होती थी, ठीक है। एक फसल कर लिया उसके बाद 3-4 साल तक इसको खाली छोड़ दिया जाता था, उसको चाचर बोला गया। और बंजर जो है वो आपका कभी भी कृषि कार्य में नहीं होता है, आज भी हम लोग बंजर ही बोलते हैं उसको। और मुगल काल के जो कृषक होते थे उसमें देखेंगे 3 तरह के थे, एक था खुद कासत, पाली कासत और एक मुजारियन, ठीक है। ये किसान उसी गांव के भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। और दूसरा जो होता है दूसरे गांव में जाकर कृषि करते हैं। और तीसरा जो होता है आपका मुजारियन, ये खुद कासत कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करने वाले थे, अर्थात ये किराया पर लेकर करते थे। तो यहाँ 3 तरह के हुए, एक हो गया खुद कासत, मतलब कि खुद के गांव में रहकर अपना, खुद से याद रखें, खुद के गांव में रहकर आपका खुद के अपना खेती करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका खुद कासत। पाही कासत जो है वो, पाही मतलब दूसरे पड़ोसी हो गया, पड़ोसी गांव का मतलब दूसरे गांव में जाकर कृषि करेगा, उसको हम लोग पाही कासत बोलेंगे। और मुजारियन जो होता था वो बेचारा आपका लेता था किराए पर भूमि लेकर उसका कृषि करता था। आगे देखेंगे तो मुगल कालीन सिक्के में आपका देखिए कह रहा है अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया था, जिसका कि बताए थे मुख्य अधिकारी कौन होता था, दरोगा। ऊपर देखा हम लोगों ने, जिसका अध्यक्ष अब्बू समद को बनाया गया था। अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी, अर्थात बोल सकते हैं कि असीर विजय की स्मृति में वो कौन सा सिक्का पर आकृति बनाया था, बाज का, ठीक है। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में ही हुई थी। आना जो होता है 2 आना 4 आना, आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने किया था। क्वेश्चन ये आया हुआ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आना किसने चालू किया था, 1 आना 2 आना जो सिक्का चलता था, अर्थात 16 आना जो होती थी लास्ट, वो आपका कहाँ से था, तो वो शाहजहां द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। अगला देखिए जहांगीर ने, ये शाहजहां वाला हो गया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही उस पर अपना और नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया था, मतलब अपना नाम और अपनी पत्नी नूरजहां का भी नाम इन्होंने अंकित करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे, बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका मुगल, यहाँ चांदी का रुपया आपका हो गया। देखिए नूरजहां का नाम अंकित करवाया है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कभी। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सबसे बड़ा सिक्का जो होता था वो होता था संसब। संसब किस पदार्थ का बना होता था, सोने की। चूँकि बड़ा सिक्का है तो बड़ा वैल्यू होगी, तो बड़ा वैल्यू कहने का मतलब आपका वो सिक्का सोने का होता था। इलाही सबसे प्रचलित स्वर्ण सिक्का थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों बहुत डाउट करता है। देखिए यहाँ पर
इलाही जो है सबसे प्रचलित स्वर्ण सिक्का था। ठीक है, सिक्का दो तरह का था, ये भी सोना का ही था, लेकिन ये सबसे प्रचलित सिक्का इलाही कहलाया। और जो सबसे बड़ा सिक्का था वो उसको संसब कहा गया। याद हो गया, संसब जो सबसे बड़ा है। चांदी का रुपया मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। दाम का प्रयोग दैनिक लेन देन में किया जाता था। 40 दाम 1 रुपया होता था। मुगलकालीन साहित्य के बारे में देखते हैं तो बाबर ने एक नई काव्य शैली जो है वो कौन प्रारंभ किया था? मुबैयान। याद रखिएगा, मुबैयान। ठीक है, मुबैयान बाबर का काव्य शैली था। जो प्रारंभ किया था बाबर ने खुद, वो था मुबैयान। आगे देखेंगे, हुमायूं के काल में तारीख रसीदी की रचना मिर्जा हैदर दोगालत ने किया था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम, जो आपका कौन थी? हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, वो हुमायूं नामा की रचना की, जिससे एक भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास मिलता है। दरबारी इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। वहाँ अकबर से चालू हुआ था, इसीलिए आपका ये जो हुमायूं नामा है उसकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए इसमें साहित्य जो है वो देखते हैं कौन कौन सी है। एक चीज़ बताएंगे, यहाँ क्वेश्चन आपसे रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तुर्की भाषा और फारसी भाषा है, तो आपको बताना है कि मुगलकालीन जो व्यवस्था थी उसका राज्य भाषा क्या था। राज्य भाषा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी किसका लिखा हुआ है? बाबर का। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तुर्क भाषा में। क्वेश्चन आया हुआ है कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा हुआ है? तुर्क भाषा में। अब आगे देखिए फारस भाषा में आपका कौन कौन सा है? तो हुमायूं नामा जो आपका गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो बाबर की पुत्री या हुमायूं की बोल सकते हैं बहन थी। आगे देखिए अकबरनामा जो है वो आपका अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी भी आपका इसी का है, दोनों अकबर वाला चल जाएगा। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल। तबकात-ए-अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद का है। ताज़किरात उल बाक़ियात ये जौहर अफ्तावची का है। तारीख़ शेरशाही आपका अब्बास खां सरवानी का है। आपका मुंतखब उल तवारीख ये है अब्दुल कादिर बदायूनी का। यही जो है हम लोग का जो जितने भी महाभारत का ये सब के इसी के संरक्षण में आपका हुआ था, जो आपका अब्दुल कादिर बदायूनी था। महाभारत रामायण का जितने भी आपका फारसी में अनुवाद हुआ है उस सब में देन है आपका ये सब 3-4 विद्वानों का समूह था। आगे देखिए है तज़किरा-ए-हुमायूं, ये आपका बनाया है बयाजिद बयात ने। तुजुके जहांगीरी है, जहांगीर का जो आपका मोतमिद खान के पूर्ण की थी, बाद में इसको। अगला है इकबालनामा-ए-जहांगीरी, ये मोतमिद खां का है, जो आपका लास्ट में ये पूरा किया था तुजुके जहांगीरी का। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि मसमारे जहांगीरी जो है ये आपका ख्वाजा कामगार का है। फिर अगला है आपका मकजम-ए-अफ़गानी, ये है आपका नियातम अल्लाह का। और तारीख़ फ़रिश्ता ये है मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता लिखा है। ठीक है, तारीख़ फ़रिश्ता का फ़रिश्ता लेखक हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, तो देखिए आपका है मासर-ए-रहीनी। मासर-ए-रहीनी देखते हैं तो ये है मुल्ला नहबंदी का। बादशाहनामा जो है ये आपका मोहम्मद अमीन कजवीनी का है। पातशाहनामा जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी का है। शाहजहांनामा जो है ये आपका इनायत खान का है। अल्लाम-ए-सालेह जो है ये लिखा है आपका मोहम्मद सालेह ने। फिर आपका मुंतखब-ए-लुबाब ने आपका लिखा है खाफी खान ने। आलमगीरनामा लिखा है आपका काजिम सिराजी ने। नुक्सा दिलखुशा लिखा है आपका भीमसेन ने। दिलखुशा नुक्सा ये है आपका भीमसेन। फुतूहत-ए-आलमगीरी आपका ईश्वरदास नागर का है। फिर देखिए वक़ायत-ए-आलमगीरी जो है ये आपका आकिल खां का है। ठीक है, फिर देखिए आपका मासिर-ए-आलमगीरी ये आपका मोहम्मद साकी मुस्तैद खां का दिया हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो हमारा खुलासा उल तवारीख जो है ये सुजान राय का है। फिर देखिए सियारुल मुस्तखरीन जो है ये गुलाम हुसैन का है। तबराखी मुजफ्फरी जो है वो मोहम्मद अली का है। मजमा उल बहरीन जो है ये दारा सिकोह ने लिखा था, जो आपका औरंगजेब का भाई है, तो ये नजमा उल बहरीन याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपका आ गया जो हम लोगों ने बदायूनी का बात किया था उसके बारे में ही चर्चा अब किया जाएगा थोड़ा सा, कि बदायूनी द्वारा लिखित मुंतखब उल तवारीख को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। राम भक्ति शाखा की कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 में
रामचरितमानस की रचना किया था। तो समकालीन किसका था? तुलसीदास। तो अकबर के समकालीन या तुलसीदास का समकालीन अकबर था, जो कि राम भक्ति शाखा का आपका रामचरितमानस की रचना किया है तुलसीदास। बदायूंनी जो है अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। बदायूंनी अकबर का राजकवि जो था वो फैजी था। फैजी आपका इसी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग आपका फैजी इसमें भी था। अनुवाद विभाग जो अनुवाद होता था बदायूंनी के, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बदायूंनी और फिर इसके बाद हमारा फैजी का योगदान है। औरंगजेब के समय मोहम्मद साकी द्वारा लिखी गई मासीरे आलमगीरी को मुगल राज्य का गजेटियर कहा जाता है। गजेटियर कौन है? तो आपका मोहम्मद साकी, और इनके द्वारा लिखी गई मासिर आलमगीरी पुस्तक। ठीक है, आगे देखिए मुगल कालीन वास्तुकला। अब आ जाते हैं हम लोग वास्तुकला भी देख लेते हैं। वास्तुकला भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें देखते हैं आपका कौन कौन सी स्थापना कब हुई थी। तो आगरा में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन कराया था? अकबर ने करवाया था। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा मरियम उज जमानी महल फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। ये सब कहाँ कहाँ ये जगह कभी पूछता है तो एक बार फिर से आ जाते हैं। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम उज जमानी महल ये कहाँ है? आपका सीकरी में अवस्थित है। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अर्थात आराधना गृह जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उसकी स्थापना की गई थी। इबादत खाना अकबर द्वारा 1578 में जो है इबादत खाने को धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। आगे देखेंगे तो अनुवाद किया हुआ है आपका। देखिए महाभारत जो है संस्कृत का अनुवाद किया हुआ पुस्तक फारसी भाषा में किया था। किस किस ने? तो आपका नकीब खान, बदायूंनी, अबुल फजल, फैजी और बदायूंनी। आपका इसमें बदायूंनी आपका सब में मिलेगा। रामायण में भी बदायूंनी है, अथर्ववेद में भी बदायूंनी है। ठीक है, अब देखिए लीलावती जो है इसका अनुवाद किसने किया है? फैजी ने किया है। राजतरंगिणी का आपका शाह मोहम्मद साहबादी ने किया। आपका कालिया दामन जो है वो आपका अबुल फजल का है। नल दमयंती फैजी का है। फिर यहाँ देखेंगे फैजी का एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। फैजी का महाभारत में योगदान रहा। फैजी का पर्सनल लीलावती हो जाएगी और फैजी का एक नील दमयंती हो जाएगी। नील दमयंती पूछता है हमेशा। फैजी याद रखिएगा। हरिवंश जो है ये मौलाना शेरी का है। 50 उपनिषद और भागवत गीता का किया था आपका अनुवाद दारा सिकोह ने। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब आपका जो है ये हिंदी का है। ठीक है, हिंदी का प्रसिद्ध कौन कौन सा ये भी देखना जरूरी है। तो देखिए इसी के समकालीन आपका दिया हुआ है रामचरितमानस जो थे ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। विनय पत्रिका भी तुलसीदास का है। आगे देखेंगे तो सूरदास का है सूरसागर। प्रेम वाटिका आपका रसखान का दिया हुआ है। प्रेम वाटिका। सुंदर श्रृंगार है आपका सुंदर कवि राय का। सुंदर से सुंदर याद रखिएगा। कवित रत्नाकर जो है वो आपका सेनापति ने लिखा। कविंद्र कल्प तरु जो है ये आपका कविचंद्र आचार्य ने लिखा है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, अलंकार मंजरी और रामचंद्रिका ये केशव दास का है। ठीक है, याद कर लेते हैं एक बार। कवि प्रिया, रसक प्रिया, अलंकार मंजरी और एक रामचंद्रिका ये किसका है? केशव दास की है। आगे देखेंगे हम लोग तो इसमें आगे है आपका अकबर शाही श्रृंगार दर्पण। अकबर शाही श्रृंगार दर्पण आपका लिखा है पद्म सुंदर ने। फिर आपका भानुचंद चरित जो है ये आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय का है। रस गंगाधर ये गंगा लहरी दोनों जो है लिखा है जगन्नाथ पंडित ने। आगे देखिए इसमें निर्माण कार्य ये तो हो गया आपका। अब इसमें निर्माण कार्य देखते हैं कहाँ के स्थल कहाँ के महल जो है किसने बनवाया किसने बनाया। ठीक है, तो यहाँ देखिए काबुली बाग आपका कहाँ है? पानीपत में। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था बाबर ने। बाबरी मस्जिद भी बनवाया आपका बाबर के सेनापति मीर बांकी ने बनवाया। बाबर मस्जिद जो आपका कहाँ है? बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी। अब देखिए आगे चलेंगे। जमा मस्जिद आपका है संभल हेल बाबर का। आगे देखिए आगरा की मस्जिद जो है वो आगरा फिर हुमायूं ने इसका किया था इस्टेब्लिश। दिन पनाह अभी हुमायूं का है। इसी में इसका मृत्यु भी हो गई थी हुमायूं का। पुराना किला बनवाया था आपका शेरशाह सूरी ने। याद रखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है। पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। रोहतासगढ़ का भी किला शेरशाह सूरी का ही है लेकिन यहाँ खाली है। चलिए कोई बात नहीं, आपका सीमा प्रांत।
आगे देखिए शेरशाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है, ये भी आपका शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे देखते हैं तो आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, जिसको बनवाया था हमीदा बानो बेगम। आगे देखेंगे आगरा का किला जो है ये आगरा में ही है, अकबर ने बनवाया था। जहांगीरी महल जो है ये भी आपका फतेहपुर सीकरी में, अब जितने भी है यहाँ फतेहपुर सीकरी में ही है, तो हम लोग कंटिन्यूअसली चलेंगे, केवल अब इसका शासक देखेंगे। तो सीकरी में आपका जितनी भी है वो सब अकबर द्वारा ही बनवाई गई है लगभग, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी महल आपका अकबर ने बनवाया, जोधाबाई का महल आपका अकबर ने बनवाया, मरियम का कोठी अकबर ने बनवाया, बीरबल का महल अकबर ने बनवाया, पंचमहल फतेहपुर सीकरी का आपका अकबर ने बनवाया, तुर्की सुल्तान की कोठी आपका अकबर ने बनवाया, खास महल आपका अकबर ने बनवाया। ये सब के सब कहाँ थे आपके, तो ये फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। खास महल के बाद आगे आएंगे जमा मस्जिद आपका फतेहपुर सीकरी में है, जिसको अकबर ने बनवाया था। आगे है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में ही आपका अकबर ने बनवाया है। शेख हलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में ही है, आपका अकबर ने बनवाया है। अकबर का मकबरा जो है वो आपका अकबर का मकबरा सिकंदरा में अवस्थित है, बेचारा अकबर बनाया लेकिन सिकंदरा में अवस्थित है, और जिसको बनवाया था इसका बेटवा जहांगीर। अगला देखिए इत्मा दुदौला का मकबरा जो है वो आपका नूरजहाँ ने बनवाई थी, आगरा में अवस्थित है। जहांगीर का मकबरा जो है वो आपका लाहौर में है, जो नूरजहाँ ने बनवाया है। जहांगीर से हमने बताया था कि ये जो लाहौर में आपका पूछता है कभी कभी निम्न में से कौन सी भारत से बाहर है उसका, तो जहांगीर मतलब बाहर जाके गिर गया है, इसको कोई पूछा नहीं, तो जहाँ मन वहाँ गिर गया। जहांगीर कहाँ चल गया, लाहौर में, ठीक है, देश से बाहर चला गया। आगरा महल जो है वो आपका आगरा में है, इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। अब देखिए शाहजहाँ का समय आता है, शाहजहाँ ने भी बहुत चीज़ बनवाई जो आपका आगरा में बनवाया था। तो यहाँ से सब देख लेंगे, आपका क्लियर करते चलते हैं। आगरा महल, शीश महल, खास महल, आपका मुसम्मम बुर्ज, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, जामी मस्जिद, ताजमहल, शाहजहानाबाद, लाल किला, ये सब अभी तक हम लोगों ने देखा किसने बनवाया, शाहजहाँ ने। कहाँ बनवाया था, आपका आगरा में ही। लेकिन यहाँ पर हम लोग मोती मस्जिद और जामा मस्जिद के बाद आगे बढ़ेंगे ताजमहल। ताजमहल के बाद ये आगरा में हो गया। उसके बाद से आइए हम लोग चलते हैं एक चीज़, जामी मस्जिद जो है वो जहाँ आरा ने है बनवाया है, इसी में है आपका जामी मस्जिद। कौन बनवाया है, जहाँ आरा ने, ठीक है, जहाँ आरा याद रखेंगे, जामी मस्जिद जहाँ आरा, ठीक है। ताजमहल आगरा का ये शाहजहाँ हो जाएगा, शाहजहाँ नाम से ही लग रहा है, शाहजहानाबाद शाहजहाँ हो जाएगा। लाल किला भी शाहजहाँ। दीवाने आम आपका दिल्ली में है, ये भी शाहजहाँ। फिर आपका रंग महल, ये भी शाहजहाँ रंग महल बनवाया है आपका शाहजहाँ ने, दिल्ली में स्थित। और जमा मस्जिद भी आपका शाहजहाँ ने बनवाया, ये भी आपका कहाँ है, तो आपका शाहजहाँ ने दिल्ली में, ठीक है। तो जामा मस्जिद और जामी मस्जिद दोनों देख लीजिएगा। जामी मस्जिद आपका जहाँ आरा ने बनवाया, आगरा में स्थित है जहाँ जामी मस्जिद, और जामा मस्जिद जो है ये आपका दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया, ठीक है। तो जामी से आपका जहाँ आरा और जामा से शाहजहाँ, ठीक है। जामा से याद रखेंगे तो जहाँ याद रहेगा, और जामी से याद रखेंगे तो हम लोग जहाँ आरा याद रहेगा, ठीक है। आगे देखिए आपका लाल किला जो है वो आपका दिल्ली में, आपका रंग महल जामा मस्जिद हम लोगों ने देख लिया। रबिया उज दुरानी का मकबरा कहाँ अवस्थित है, बहुत बार क्वेश्चन है, जो औरंगजेब की पत्नी पे बनाया है, आपका औरंगजेब ने बनाया था रजिया उज दुरानी का मकबरा। बादशाही मस्जिद जो है वो आपका लाहौर में है, औरंगजेब ने बनवाया। मोती मस्जिद आपका बनवाया दिल्ली लाल किला में औरंगजेब ने। इसी के साथ ये जो है आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे मराठा शक्ति का उद्भव। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पर लाइक और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।